नमस्कार, वेलकम टू द नैरेटिव। 6 जुलाई को तिब्बतियों के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का जन्म दिवस आता। दलाई लामा, यह नाम सुनते ही हमें एक वयोवृद्ध बौद्ध सन्यासी का चेहरा दिखाई देने लगता है, जो शांत हैं, सरल हैं और तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सभी जब दलाई लामा की बात करते हैं, तो एक और देश या एक और सरकार हमें हमारे दिमाग में ध्यान में आती है। वो है चीन और चीन की चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। मार्च 1959 में जब दलाई लामा चीन से निकलकर भारत में आए और भारत में उन्होंने शरण ली, उसके बाद से अभी तक दलाई लामा भारत में ही मौजूद हैं। भारत के धर्मशाला में उनका केंद्र है और भारत में उन्होंने शरण लिया हुआ है। वर्तमान में जो दलाई लामा है, वो तिब्बतियों के 14वें दलाई लामा है। दरअसल दलाई लामा एक पदवी है, एक उपाधि है, जो तिब्बतियों के सबसे बड़े जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके लिए दी जाती है। दलाई लामा को लेकर एक छोटा-सा किस्सा यह भी है कि 6वें दलाई लामा जो थे, उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ के पास एक हैमलेट नामक मंदिर में हुआ था, जिसे आज हैमलेट मंदिर कहा जाता है, वहाँ हुआ था। वो जब दलाई लामा तवांग से निकल कर ल्हासा जा रहे थे, तब स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं ने उनसे पूछा था कि आप वापस कब लौटेंगे? तो उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा था कि जब इस पेड़ की तीनों शाखाएँ बराबर हो जाएँगी, तब मैं वापस लौटूँगा। और संयोग से वर्ष 1959 में जब वर्तमान दलाई लामा यानी 14वें दलाई लामा तवांग पहुँचे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों और उनकी निगरानी से भागकर जब भारत की शरण के लिए तवांग पहुँचे, तो वह वर्ष था 1959। और स्थानीय बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि जिस पेड़ की शाखाओं के बारे में 6वें दलाई लामा ने कहा था, वह उसकी तीनों शाखाएँ पहली बार और अंतिम बार 1959 में ही बराबर हुई थी। अब यह संयोग था या कोई चमत्कार, यह तो ईश्वर ही जानता है। खैर, अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दलाई लामा के विषय में। दलाई लामा के विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल मृणाल सुमन जी। मृणाल जी ने 42 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा देकर माँ भारती की सेवा की है। अपने इस सेना में बिताए हुए कार्यकाल के दौरान उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पोखरण का जो परमाणु प्रोजेक्ट हो या सियाचिन का कोई भारतीय सेना का ऑपरेशन, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में सेना की कोई पोस्टिंग हो या तिब्बत से लगे सीमाओं पर सेना की उपस्थिति हो, इन सभी चीज़ों में मृणाल जी ने इन सभी ऑपरेशंस में, इन सभी पोस्टिंग्स में मृणाल जी ने अग्रणी भूमिका निभाई है। मैं द नैरेटिव की ओर से मृणाल जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उपस्थित होने के लिए उनका स्वागत करता हूँ। मृणाल जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है द नैरेटिव के इस प्लेटफ़ॉर्म पर और आपने हमें समय दिया, ये हमारे लिए एक गर्व के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव में। थैंक यू शुभम जी। मेरे लिए भी बहुत खुशी का मौका है कि मैं आपके साथ दोबारा नैरेटिव में जुड़ रहा हूँ। जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आज का हमारा विषय है वो दलाई लामा से संबंधित है और मृणाल जी के साथ आप द नैरेटिव के पिछले पॉडकास्ट में आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उन्होंने अपने तिब्बत के दौरे का जो उनका अनुभव रहा, उन्होंने हमारे साथ साझा किया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, आप ज़रूर उसे भी देख सकते हैं। और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक दलाई लामा और तिब्बत से संबंधित है, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ही मृणाल जी से यही है, जो मैं विस्तार से और हमारे दर्शक भी विस्तार से जानना चाहेंगे कि दलाई लामा की जो इम्पोर्टेंस है, वो तिब्बत कम्युनिटी में, साथ ही तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए क्यों है और कितनी है? उनकी महत्ता कितनी है तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए? मृणाल जी।
शुक्रिया शुभम जी। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मौका मिला तिब्बत 2 बार जाने का और मैंने तिब्बत को पूरी अच्छी तरह से नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक देखा है और हमें ये फ़ायदा था कि हम बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे। और जब बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो, तो ज़रूरी बात है कि आप लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ मिलाप होता है और उनकी जान-पहचान आपकी बढ़ती है। फिर आप उनका दर्द समझ सकते हैं, उनकी बातचीत सुन सकते हैं। तो वो परहैप्स मेरे ख़्याल से सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी एरिया को जानना और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनके साथ इंटरैक्ट करने का। तो वही मौका मुझे मिला था जब मैं अभी जब तिब्बत के 2 चक्कर लगाए तो सबसे जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तिब्बत जाके कोई बहुत खुशी नहीं होती। तिब्बत का वातावरण बड़ा दुखमय वातावरण है। वहाँ पे पता चलता है कि ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है। यहाँ की कौम, यहाँ की पब्लिक आज़ाद नहीं है। इनके ऊपर जो कोई और देश है जो शासन कर रहा है। तो इस तरह से जिसको हम कहते हैं ना कि हवा में भी कोई खुशी नहीं है। लोग जी रहे हैं, जो लोकल तिब्बतन है वो भी काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे बाहर से आए हुए हान्स माइग्रेंट हैं, जो कि वहाँ के रूलर्स हैं, सारा पुलिस या गवर्नमेंट का और मिलिट्री का सारा कंट्रोल उनके पास है, वो भी शासन कर रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। लेकिन ना वहाँ पे आपको कोई हँसी सुनाई देगी, ना कोई आपस में मज़ाक करता हुआ, ना कोई खुशी का माहौल सुनाई देगा। आप वहाँ पे जब जाते हैं तो आपको समझ लगता है कि ये एक ऐसा देश है जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 1950 में जब तिब्बत में चाइना ने हमला किया और उसको ऑक्यूपाई कर दिया, कहते हैं 10 लाख से ज़्यादा तिब्बतन को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। 10 लाख, एक पूरी जनरेशन मानी जा सकती है। और साथ ही में उनके तकरीबन 6000 मोनास्ट्रीज़ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मोनास्ट्रीज के पीछे वो इसलिए पड़े कि क्योंकि एक तो वो कम्युनिस्ट थे, तो वो धर्म को नहीं मानते और बुद्ध धर्म उनको लगता था कि उनके रास्ते में एक अड़चन है। जब तक हम तिब्बतन को उनके धर्म से अलग ना कर लें, तिब्बतन के ऊपर हमारा कंट्रोल पूरा नहीं हो सकता। और चाइना का शुरू से ही एक ही लक्ष्य और प्रयत्न रहा है, वो है कि किसी तरह से जो तिब्बत की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उसको खत्म करके उसको चीन का एक हिस्सा, एक स्टेट, एक सूबा बना दिया जाए, ताकि हमेशा के लिए तिब्बत का जो नामो-निशान है, वो दुनिया के नक्शे से हट जाए और तिब्बत चाइना की ही जो जो अपनी कंट्री है, उसी का एक हिस्सा बन के रह जाए। उसने बहुत कोशिश की है, लगातार कर भी रहा है। पिछले इतने सालों से हान्स लोगों को जो कि वहाँ के चाइनीज़ हैं, उनको ला-ला के वहाँ बसाया जा रहा है। उनके लिए बैरक्स बन रही है, उनके रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है, वो कम हो जाए और डेमोग्राफिक चेंज आ जाए। वहाँ पे मैंडरिन को पढ़ना कंपल्सरी कर दिया, सारे साइन पोस्ट वगैरह मैंडरिन भाषा में है, ताकि तिब्बत भाषा जो है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कौम, कोई भी संस्कृति अपनी भाषा के साथ बहुत अटैच रहती है। अगर आप उसकी भाषा ही छीन लो, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई है। और यही चाइनीज़ लोग चाहते हैं कि जो उनकी आइडेंटिटी है तिब्बतन्स की, जो उनकी भाषा है, उसको भुला दिया जाए और मैंडरिन को आगे किया जाए, जो कि चाइनीज़ भाषा है। और उसके साथ-साथ ही वो सारे जैसे मैंने बताया मोनास्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन इन सब प्रयत्नों के बाद जो 74 साल से ये लोग करते आए हैं, चाइना तिब्बत के ऊपर कंट्रोल नहीं एस्टैब्लिश कर पाया। जबरदस्ती है, क्रूरता है, बहुत ज़ुल्म कर रहे हैं, लेकिन जिससे कहा जाए कि उन्होंने तिब्बत को अपने अंदर समा लिया हो, वो बात नहीं है। तिब्बतन्स अभी भी चाइना को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। अभी भी तिब्बतियन जो लोग हैं, वो अपना अस्तित्व है, अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, उसको भूल नहीं पाए हैं। और यही बात है कि वो आज तक वेट कर रहे हैं कि एक दिन हमारा देश दोबारा आज़ाद होगा, दोबारा खुशहाल होगा,
फिर उसी तरह से जैसे पहले दलाई लामा थे पोटाला पैलेस में और वो इसी तरह का पुराना ही वातावरण आएगा। उनका एक सपना है, वो देखते हैं और वो इसी सपने के लिए जी रहे हैं। और इस सपने की जो मेन कड़ी है, जिसको एंकर कहा जा सकता है, वो है दलाई लामा का वापस आना। वो समझते हैं कि दलाई लामा एक उनका अस्तित्व का एक बिंदु है, एक केंद्र है, कि सारी जो तिब्बतन सिविलाइजेशन है, वो दलाई लामा के चारों ओर ही घूमती है। वो इसलिए घूमती है कि दलाई लामा ना ही केवल उनके वहां के जो राजनयिक हेड माने जाते हैं, वो उनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उनका दर्जा एक तरह से भगवान की तरह माना जाता है। उनको बुद्धिस्ट गुरुज जो पुराने लामास थे, उनका अवतार माना जाता है। तो उनके लिए लोगों के मन में इतनी अधिक श्रद्धा है कि आज भी पोटाला पैलेस, जो कि दलाई लामा का रहने का जब जगह थी, जब वो ल्हासा में थे, उसके ऊपर चाइना का नेशनल फ्लैग फ्लाई करता है। बड़ा दुख होता है देख के। फिर भी हालांकि उसके ऊपर चाइना ने कंट्रोल किया और चाइना हर इंसान को बताना चाहता है कि देखो हम यहाँ के रूलर हैं। फिर भी जो लोकल तिब्बतन्स हैं, वो सैकड़ों की मात्रा में नंबर्स में पोताला पैलेस आते हैं, इसी दर्शन करते हैं, इसी तरह से कि उनकी आशा बंधी रहे। उसी तरह वहां पे नॉर्बोलिंका पैलेस है, जो समर पैलेस था दलाई लामा का। वहां पे भी लोग जाते हैं, बटर लैंप जलाते हैं, थोड़ा बहुत अपनी जो भी गरीबी में ऑफरिंग है वो देते हैं। कहने का मतलब है कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि उन्होंने ज्योत जलाए रखी है, उन्होंने मशाल जलाए रखी है, और वो मशाल है उनकी दृढ़ता की, उनके अपने भविष्य के बारे में विश्वास की, और उनकी इसकी उस सपने की कि एक दिन हमारे दलाई लामा जरूर आएंगे। और इसीलिए पोताला पैलेस और नॉर्बोलुंका पैलेस दोनों को ही उसी तरह से आदर के साथ लोग देखते हैं, क्योंकि वो उनके आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के रहने की जगह थी। अब सबसे जो अजीब बात जो हमने देखी वहां पे, वो है कि हालांकि इतना कुछ कंट्रोल किया हुआ चाइना ने, लेकिन चाइना के मन में जो भय है, जो डर है दलाई लामा का, वो बयान नहीं किया जा सकता। वो इतना डरते हैं दलाई लामा से, क्योंकि उनको विश्वास है कि दलाई लामा ही एक अड़चन है जो उनके रास्ते में आ रहे हैं, जो कि तिब्बत को जो कब्जे में अपने लेना चाहते हैं, उनके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। उसमें अगर वो विफल हो रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि उनको दलाई लामा अभी भी नजर आते हैं और उसमें उनका विश्वास है। तो बहुत कोशिश कर रहा है चीन किसी तरह दलाई लामा की जो जो उनकी सम्मान है, जो उनका प्रतिष्ठा है, उनकी जो मान्यता है, किसी तरह से उसको कम किया जाए, ताकि लोगों के मन में उनके प्रति जो आज श्रद्धा है वो किसी तरह से कम हो जाए और वो दलाई लामा को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें जो आज वो सब दे रहे हैं। इसलिए आप सारे तिब्बत में दलाई लामा का नाम नहीं ले सकते। हिज होलीनेस कहना तो खैर बहुत दूर की बात है, दलाई लामा का नाम नहीं ले सकते। उनकी फोटो किसी भी मोनास्ट्री में नहीं है। पंचन लामा की है, जो कि उन्हीं का अपना एक चुना हुआ इंसान है, लेकिन दलाई लामा की कहीं भी कोई फोटोग्राफ नहीं हो सकती, ना उनका नाम लिया जा सकता है। यहां तक कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनका पूरा सामान को सर्च किया जाता है बिछा के, ताकि कहीं कोई वो फोटो तो नहीं लाए, कोई प्रिंटेड मटेरियल तो नहीं लेके आए, कोई उनकी कोटेशन तो नहीं लेके आए, या उनका कोई मैसेज तो नहीं लेके आए। आपके मोबाइल फोन तक चेक किए जाते हैं, बिकॉज वो इतना डरते हैं इससे। जगह जगह पे वो कैमरास लगाए हुए हैं ताकि आप लोगों से भी बात करें और तो उनसे कहीं दलाई लामा के बारे में कोई आप नोट्स एक्सचेंज ना करें। वहां का जो सोशल मीडिया है उसको उन्होंने एल्गोरिथम इस तरह से बनाया है कि दलाई लामा या हिज होलीनेस अपने आप ही डिलीट हो जाता है, ये लोग मान ही नहीं सकते। लेकिन मजेदार बात यह है, आशा की बात यह है कि इन सब यातनाओं के बाद, इन सब जुल्मों के बाद भी
ना तो तिब्बतन्स की स्पिरिट में कोई फ़र्क आया है, ना उनके मन में अपने दलाई लामा के लिए जो आदर है वो कोई कम हुआ है। जो उनकी जो चाइनीज़ मानसिक उन्माद या मनोविकृति है या उनका डर का जो पागलपन है, उसको देख कर कई बार तो हैरानी होती है कि एक चाइना जैसा पावरफुल कंट्री एक दलाई लामा से जो कि एक सन्यासी हैं, उनसे इतना डरता है कि उनके नाम से भी वो एक तरह से परहेज करता है कि सारी अपनी पब्लिक को आप इससे नाम भी नहीं उनका ले सकते। चाइना ने जो तिब्बतन्स है उन्होंने अपना दिल नहीं छोड़ा तोड़ा। उनको अभी भी सेल्फ बिलीफ है कि उनका एक दिन देश आज़ाद होगा और फिर दलाई लामा आएँगे। और चाइना ये भी जानता है कि जब तक दलाई लामा हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चाइना ये जानता है कि जब तक दलाई लामा है, तो जिसको कहते हैं ना कि उनकी दाल नहीं गलने वाली। जो मर्ज़ी वो कर लें, जो पब्लिक के मन में, तिब्बतन्स के मन में जो दलाई लामा के लिए आदर है, वो कम नहीं हो सकता। और चाइना जो है, इसकी वेटिंग पॉलिसी भी है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। एक चाइनीज़ पॉलिसी फेमस है कि इनमें एडहॉकिज़्म नहीं होता। इनमें सारे जो अलग-अलग इसके अंग हैं द गवर्नमेंट के चाइनीज़, वो सारे मिल के मेल-मिलाप से एक काम करते हैं। और इस मेल-मिलाप और आपसी सहयोग के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि देखो भई, इन जो दलाई लामा है, इनके साथ तो हम कंट्रोल तिब्बत को नहीं कर सकते। लेकिन आज वो भी 87, 88 इयर्स के हो गए हैं। उनके दिन भी अब कम ही रह गए हैं। और जब वो समाधि ले लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना एक चुना हुआ आदमी, जो तिब्बत में ही होगा, उसको दलाई लामा बनाएँगे और वो दलाई लामा हमारी कठपुतली होगा। उसके थ्रू फिर हम जो चाहें तिब्बत में कर सकते हैं और तिब्बतियन लोगों के लिए भी चाइना के लिए अच्छी फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं। मतलब वह है ये है कि आज वो चाइनीज़ गवर्नमेंट वेट कर रही है कि कब ये अभी के जो हमारे दलाई लामा है, कब ये समाधि लें और कब उनको मौका मिले कि वो एक अपनी कठपुतली को वहाँ बिठा कर दलाई लामा बना लें। उन्होंने ये किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है और 2011 में ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि जो अगला दलाई लामा होगा, वो हम सेलेक्ट करेंगे और वो तिब्बत से होगा। ये उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ 2011 में। तो वो ये नहीं है कि वो छिप के कोई बात कर रहे हैं, उन्होंने ओपनली ये बता दिया हुआ है। और ये उनकी पुरानी ट्रिक भी है। जब चाइना में ने तिब्बत को पे हमला किया और उसको कैप्चर किया 1950 में, तो जो पांचन लामा थे वहाँ पे, जो पांचन लामा नंबर 2 रहते हैं, जो बुद्धिस्ट हायरार्की है, तिब्बतन बुद्धिस्ट हायरार्की में दलाई लामा नंबर 1 और पांचन लामा नंबर 2। और वहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो पांचन लामा की सिलेक्शन होती है, उसमें दलाई लामा हिस्सा लेते हैं और जब दलाई लामा की सिलेक्शन होती है, तो उसमें पांचन लामा का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग रहता है। तो ये दोनों ही वर्चुअली हेड माने जाते हैं, दलाई लामा नंबर 1, पांचन लामा नंबर 2। उस समय 1950 में जो वहाँ के पांचन लामा थे, उनका नाम था लामा गोएंकी ग्याल्त्सेन। उन्होंने क्या किया 1959 में उन्होंने चाइना के साथ मेल-मिलाप करना शुरू कर दिया। उनका विचार था कि अगर हम चाइना के साथ मिलके काम करेंगे, थोड़ा-सा उनको खुश रखेंगे, तो हो सकता है चाइनीज़ हमारी मोनेस्ट्रीज़ वगैरह को इस तरह से उनका विध्वंस ना करें, जैसे आज वो कर रहे हैं। तो लोग ये समझते हैं कि ग्याल्त्सन ने एक अच्छी भावना से कि अगर हम चाइनीज़ के साथ थोड़ी-सी मित्रता दिखाएँ, तो हो सकता है कि हमारी जो धरोहर है, वो बच जाए। तो उन लोगों ने लेकिन 1962 आते-आते फिर जब 63, 64 आया, तब तक ग्याल्त्सन को समय लग गई कि भाई चाइनीज़ तो हमारी हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। वो हमारी जो तिब्बतन कल्चर है, उसका गला घोंटना चाहते हैं, उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। तब वो बड़े डिसइल्यूजन से हो गए, तो उन्होंने 2-4 स्टेटमेंट दी, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। तो चाइना तो ज़रूरी बात है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता था। उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया।
और हाउस अरेस्ट में 1979 में 1989 में उनकी शिगात्से में रहस्यमय परिस्थितियों में उनका देहांत हो गया। वो सिर्फ 51 वर्ष के थे। लोगों का ख्याल है जो जिनसे उधर बात करते थे, तो एक जो गाइड थे हमारे, उनका ख्याल है कि उनके साथ शायद उनको जहर दे दिया गया, क्योंकि चाइनीज अब चाहते थे कि उनको रास्ते से हटा दिया जाए पंचन लामा को, ताकि वो अपना लड़का एक पंचन लामा बना पाए। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि जो पंचन लामा 1979 में उनके देहांत हो गया है, तो दलाई लामा ने और शिगात्से के मोनेस्ट्री के जो हेड है, उन्होंने मिलके एक लड़का नेयूमी, गैदून चौकी नेयुमा, उसको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि भाई ये इसका अभिषेक होगा, ये हमारा नेक्स्ट पंचन लामा है। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, वो बच्चा गायब हो गया। तिब्बत में था, वो बच्चा गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज तक वो बच्चा और उसके माँ बाप सबको चाइना ने किसी जेल में रखा हुआ है, मेनलैंड चाइना में। तो वो वापस कभी भी तिब्बत में नहीं आया। और उसके बदले में एक ज्ञानकेन नोरबू, एक लड़का था जिसके माता पिता दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, उसको उन्होंने पंचन लामा बना दिया। तो आज वो पंचन लामा है, जो आज तिब्बत का नंबर 2 स्पिरिचुअल गुरु है, वो पंचन लामा। वो एक कठपुतली है चाइना के द्वारा सिलेक्ट की हुई, और जो चाइनीज भाषा में ही बात करता है। लोग उसको नहीं मानते, डर के मारे वो शिगात्से, जो कि उसका अपना पैलेस है, वहां रहने की जगह मेनलैंड चाइना में रहता है। कभी कभार शिगात्से में आता है तो भी पुलिस को उसकी बहुत प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। लेकिन चाइना का ये जो ट्रिक था, ये बिल्कुल सक्सेसफुल था। सक्सेसफुल का मतलब कि उन उन लोगों ने एक पंचन लामा बना दिया है जो कि उनकी अपनी सिलेक्शन का है, और वो चाहते हैं कि इसी तरह से इन दलाई लामा की जब ये समाधि लेते हैं, तो इनके बदले जो नया दलाई लामा होगा, वो भी हम उसी तरह तिब्बत में एक लड़के को चुनेंगे, उसको नॉमिनेट कर देंगे, उसका अभिषेक कर देंगे, उसको हम दलाई लामा डिक्लेयर कर देंगे, तो दुनिया को उसको मानना ही पड़ेगा। तिब्बत के अंदर उसकी कितनी मान्यता है वो बात अलग है, लेकिन दलाई लामा उनका अपना एक कार्यकर्ता, या शायद से उनका जो एक कठपुतली है, कोई चापलूस, कोई वफादार, वो बन जाएगा। अब ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। खतरनाक इसलिए कि आज अगर दलाई लामा नहीं होते रहते, तो उनके बदले में जो स्थान रिक्त हो जाता है, जो गद्दी खाली हो जाती है, जो आध्यात्मिक गुरु का जो पोजीशन है वो खाली हो जाती है, तो उसमें चाइना अपना एक वफादार लड़का वहां पे दलाई लामा बना के उसको मनोनीत कर दे, उसका अभिषेक कर दे। ठीक है, बाकी के लोग जो हमारे धर्मशाला में हैं लामास, वो सारे मिलके हो सकता है यहां पे भी एक और दलाई लामा सिलेक्ट कर ले। लेकिन तो फिर तो दुनिया के सामने तो 2 दलाई लामा हो गए ना, तो हमेशा के लिए एक झंझट या एक तरह से डाउट ही रहता रहेगा, दलाई लामा जो तिब्बत में है और दलाई लामा जो तिब्बत के बाहर है, शायद भारत में है। और जरूरी बात है कि जो दलाई लामा तिब्बत में है, उसकी मान्यता दूसरे वाले जो दलाई लामा जो आंखों से दूर है, देश से दूर है, सरहद के पार है, उससे थोड़ी कम होगी। वो स्थिति हमको नहीं आने देनी। और हमारे दलाई लामा जो आज दलाई लामा हैं, बहुत विद्वान हैं, दूरदर्शी हैं, प्रगतिशील हैं, और वो जानते हैं कि चाइना इसी बात की वेट कर रहा है कि वो जाएं, तो उनके बाद वो अपने किसी वफादार को दलाई लामा बना दें। इसलिए उन्होंने पहले से ही ये कहा हुआ है, ये उनकी स्टेटमेंट है दलाई लामा की, कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद जो रीइंकार्नेशन होगी, जो दोबारा अवतार आएगा दलाई लामा का, वो इंडिया में ही ढूंढना चाहिए। रीइंकार्नेशन उनके लाइफ टाइम में भी हो सकती है, और उन्होंने कहा कि वैसे तो जैसे रीइंकार्नेशन हम कहते हैं कि अवतार है कि एक इंसान जाता है, एक गुरु जाता है, तो फिर उनका अवतार दोबारा पैदा होता है। लेकिन दलाई लामा ने तो ये तक कह दिया कि उनके जीते जी भी हो सकता है कि रीइंकार्नेशन हो जाए, और वो दलाई लामा
हिंदुस्तान में ही होगा, भारत में ही होगा। ये तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या है? कुछ नहीं। ये इस बात को भी उन्होंने काफ़ी वर्ष पहले कहा था। तब सबने सोचा था कि शायद हो सकता है कि दलाई लामा कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि भी उनका जो सक्सेसर है, जो उनका अवतार आगे बन के आएगा, वो उनके जीते जी उसको सिलेक्ट कर लिया जाए, उसका अभिषेक कर दिया जाए, फिर उसको दुनिया के सामने जब प्रस्तुत किया जाए तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी क्योंकि वो इस दलाई लामा ने सिलेक्ट किया है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और समय बीतता जा रहा है। जो लोग तिब्बत के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो तिब्बत के लिए जो चाहते हैं कि तिब्बत दोबारा एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो और जो चाहते हैं कि जो बुद्धिस्ट वहाँ की धरोहर है वो दोबारा फले-फूले और वो चाहते हैं कि ये सब कुछ वो जानते हैं कि ये सब कुछ दलाई लामा के थ्रू ही हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि अभी ही मौका है कि दलाई लामा का जो सक्सेसर है, जो उसके बाद दलाई लामा बनेगा, उसका सिलेक्शन अभी कर दिया जाए, जिसको कहते हैं एक प्रीएम्प्टिव मूव में, ताकि इससे पहले कि चाइना कोई अपनी डर्टी ट्रिक ट्राई करे, उससे पहले ही अपने हमारे जो दलाई लामा है, अपने जीवन में ही अपने सक्सेसर को नॉमिनेट कर जाएँ कि जो मेरे बाद मेरा ये अवतार होगा और इसको हम दलाई लामा बनाएँगे। ये बड़े आसानी से किया जा सकता है। बहुत आसानी से किया जा सकता है और मैं समझता हूं क्योंकि हिंदुस्तान में भारत के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी मोनास्ट्रीज हैं। तो मेरे विचार से तो जो मैं समझता हूं कि किया जा सकता है वो ये है कि दलाई लामा अगर एक कमेटी बना दें, जिसमें उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव हों, जो हेड हो वगैरह हों और उसमें प्रतिनिधि हों हेमिस मोनास्ट्री लद्दाख, तवांग मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश जिसका आपने भी जिक्र किया, रुमटेक मोनास्ट्री सिक्किम, थिक्से मोनास्ट्री लद्दाख, नामड्रोलिंग मोनास्ट्री कर्नाटका एंड माइंड्रोलिंग मोनास्ट्री देहरादून। ये 6 मेजर मोनास्ट्रीज हैं। हो सकता है 2-4 और भी मोनास्ट्रीज हों या बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ एजुकेशन हो जहां पे बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं। तो इस तरह के सभी लोगों को प्रतिनिधियों को मिला के अगर एक कमेटी बनाई जाए तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो सबके ऊपर होगी क्योंकि ये एक इंसान के द्वारा सिलेक्ट किया गया नया दलाई लामा नहीं होगा बल्कि सारी बुद्धिस्ट कौम के द्वारा सिलेक्ट किया एक सक्सेसर होगा दलाई लामा के लिए। तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आज ये कर लिया जाए और नए दलाई लामा को जो कि एक लड़का होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाए तो फिर उसको धर्मशाला लाया जा सकता है जहां पे कि आज हमारे दलाई लामा है और वहीं पे उनके जो स्पिरिचुअल उनका आध्यात्मिक जो उनकी शिक्षा है वहां पे दी जा सकती है। उनको हिस्ट्री के बारे में बताया जा सकता है, उनको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में बताया जा सकता है ताकि और उनको ये भी पता चले बताया जा सकता है कि कैसे चाइना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भी समझ जाए कि जैसे ही वो बड़े हों और जब वो दलाई लामा का पद पाएं और उनका अभिषेक प्रॉपर हो जाए तो वो भी समझ जाए कि भी चीन उनकी संस्कृति को खत्म करना चाहता है। तो ये तभी किया जा सकता है कि अगर अभी से इसी समय जब ये दलाई लामा अभी हमारे पास हैं, इस दुनिया में हैं, वो एक वेल एक्सेप्टेड लड़के को चुन ले और उसको दलाई लामा नॉमिनेट कर दें कि ये नेक्स्ट दलाई लामा होगा, ये हमारे नेक्स्ट जो अवतार होंगे और उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग की जाए और उसको दुनिया के सामने लाया जाए। ये बहुत जरूरी है और मेरे विचार से तो एक-एक दिन इस काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। अगर कल भगवान ना करे उन्होंने अपना दलाई लामा एक प्लायबल दलाई लामा एक अपना चापलूस दलाई लामा वफादार दलाई लामा सेलेक्ट कर लिया चाइना में
पांचन लामा भी उनका, दलाई लामा भी उनका, सारी मोनास्ट्रीज उनके नीचे, पोटाला पैलेस, नोटबुलुंगा पैलेस, और लोकल पॉपुलेशन को उन्होंने बाहर की दुनिया से वैसे ही बहुत दूर रखा हुआ है। कोई तिब्बतन बाहर नहीं जा सकता, ना उसको पासपोर्ट देते हैं, वो सिर्फ मेनलैंड चाइना तक जा सकते हैं परमिट के थ्रू। सो इसका मतलब है कि जो वहाँ के लोकल तिब्बतन्स हैं, उनका बाहर वाली दुनिया से कोई नाता नहीं है। तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि जो वफादार लड़का जिसको इन्होंने दलाई लामा बनाया है, वो दलाई लामा असली है या नहीं है, और वो कितना आध्यात्मिक गुरु बनने लायक है या नहीं है। और इस तरह की अगर स्टेज पहुंच जाए कि दलाई लामा भी उनका और पांचन लामा भी उनका, तो बड़ा खतरनाक काम है। बिकॉज उस समय फिर लगता है कि कहीं पूरी जो ओल्ड तिब्बतन बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है, वो एक तरह से खत्म ही ना हो जाए, क्योंकि चाइना तो चाहता ही है कि एक-एक करके ये सारे के जो इनकी पुरानी सभ्यता है, इसको खत्म कर दिया जाए। बिकॉज़ कम्युनिस्ट हैं, तो वो तो इन चीज़ों को मानते भी नहीं है, ना उनके मन में इन चीज़ों के लिए आदर है, और ख़ास करके उस सभ्यता के लिए जो कि उनके साथ मिलने को तैयार नहीं है या उनका आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ कि दलाई लामा एक अमोघ और अचूक बाण है हिंदुस्तान की तरकश में। ये इसका जो असर होगा वो भयानक होगा चाइना के ऊपर। चाइना की जितने भी मैनिपुलेशंस हैं, जितनी भी उनकी ट्रिक्स हैं तिब्बत को हथियाने की और अपने आप में हमेशा के लिए अमलगमेट करने की, वो सारी खत्म की जा सकती हैं अगर भारत इसी समय, इसी वक्त एक्ट करे और दलाई लामा को एनकरेज करे, उनसे बातचीत करे कि भाई आप एक अपना जो सक्सेसर है आज मनोनीत कर दे, ताकि उसको दलाई लामा इन वेटिंग या दलाई लामा मनोनीत बना के दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। ये तिब्बत की स्वतंत्रता और उनकी संस्कृति और उनकी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है कि भाई दलाई लामा तिब्बत में ना हो, ताकि उसकी सुरक्षा रहे, और वो दलाई लामा तिब्बतन कोई उनका जो उनकी कठपुतली है वो ना हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट बौद्ध धर्म का को मानने वाला, बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाला एक ज्ञानी हो, जो कि तिब्बत से बाहर हो, ताकि वो यहाँ से जो अपना कार्यक्रम है, जो अपनी कोशिश है, जो प्रयत्न है तिब्बत को आजाद करने की, उसको करते रहे। आज भी जैसे हम देख रहे हैं कि दलाई लामा घूम रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये याद रहे, कि उनको याद कराते रहते हैं कि देखो हमारी सभ्यता के साथ कितना बुरा हुआ है, कि उसको आज पूरा सत्यानाश करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का जो जो एक्टिविटी है, ये जो कैंपेन है, ये चलते रहना चाहिए, ताकि चाइना ये ना समझ ले कि उसने हमेशा के लिए तिब्बत को हथिया लिया है और रहा है। और मैंने तो जैसे देखा, मैंने आपको शुरू में भी कहा था अपनी बातचीत में, कि जो दलाई लामा एक घातक कटार है, ये खंजर है, जो चीन के दिल में जब जाता है ना, तो बहुत दुख पहुंचाता है, बहुत खौफ पैदा करता है, बहुत डर पैदा करता है। उनको वो नहीं चाहते किसी भी तरह से, कि किसी भी कारणवश, कि भाई ये जो दलाई लामा है, ये उनके कंट्रोल से बाहर रहे। बिकॉज जब तक दलाई लामा जिंदा है, तिब्बत का जो मनोबल है वो नहीं टूटेगा। इसीलिए ये हिंदुस्तान के लिए ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, हिज होलीनेस को। लेकिन 88 के तो वो हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बहुत और कुछ वर्ष हमारे साथ जिए, लेकिन उनको चाहिए कि एक अपना मनोनीत कर दें, ताकि वो तिब्बतन्स का मनोबल बनाए रखे। क्योंकि ये भारत को भी याद रखना चाहिए कि इतिहास कभी भी गलतियों को माफ नहीं करता, और ना ही गलतियों को दोहराने का दोबारा मौका देता है। तो एक बार जो गलती की गई जाए, हमने की हुई हैं गलतियां, पहले भी अपनी तिब्बत पॉलिसी के बारे में कितनी गलतियां की हैं, और एक गलती नहीं करनी चाहिए। यही एक अवसर है
कि हमें उपेक्षा या चूक के कारण इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। शीघ्रता से और बुद्धिमत्ता से दलाई लामा की ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद लेके कि हमें चाहिए कि नया दलाई लामा नॉमिनेट हो जाए और नया दलाई लामा को इन दुनिया के सामने पेश किया जाए कि ये दलाई लामा है जो कि प्रेजेंट दलाई लामा के बाद उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स विषय है जिसको आपने बहुत ही सरलता से और सहजता से हमें बताया। हमारे दर्शकों को इवन कई आपने ऐसे जो चीज़ें बताई जो मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं नई थी और मैंने पहली बार उसके बारे में जाना। जैसा कि आपने पंचन लामा के बारे में, दलाई लामा के बारे में, तिब्बत के अलग-अलग अ, मोनेस्ट्रीज़ के बारे में, भारत में जो तिब्बती मोनेस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में, सारी चीज़ों के विषय में जानकारी दी। अ, इन विषयों के बारे में ये ऐसा विषय है जिसे हम कोई एक आर्टिकल या एक वीडियो देखकर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आपने इतने शानदार तरीके से, इतने अद्भुत तरीके से और सरलता से आपने समराइज़ किया। अ, मुझे लगता है कि ये एक वीडियो ही दलाई लामा के विषय को वर्तमान में जो चल रहे तमाम विषय हैं, वो दलाई लामा से संबंधित, उसे समझने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो एक बार पुनः धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने नैरेटिव में समय दिया और इस विषय को बहुत ही सहजता से और सरलता से हमें समझाया। आपने ये देखा होगा कि जो मैंने बात की है वो दिल से की है। वो दिल से इसलिए किया कि मैंने इन लोगों का दर्द देखा है वहाँ पे। एक गुलाम कौम को देखना कोई अच्छी बात नहीं होती। ना ये आपको प्रसन्न करता है। दुनिया घूम रही है लेकिन उदासी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मैंने जी, सजेस्ट किया है कि चाइना चाइना पुरानी ट्रिक पंचन वाली ट्रिक दोबारा ना ट्राई कर सके। आप जब अपने सुझाव सामने रख रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो उन सुझावों में अ, आपके आपकी शब्दों में, आपकी बातों में और आपके एक्सप्रेशंस में वो तिब्बत और तिब्बत के लोगों के प्रति जो कंसर्न है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, वो झलक रहा था। थैंक ये काफ़ी स्पष्ट रूप से दिख रहा था सर, वो बताता है कि आप भावनात्मक रूप से भी उस प्रवास के बाद से कैसे उनसे जुड़े हुए हैं। उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच सर द नैरेटिव के इस शो में इस एपिसोड में शामिल होने के लिए और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे विषय को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।